इमरजेंसी भी कर लिया था हमने, और इसके बाद जनता पार्टी, इसके टाइम पे जो 2-3 काम हुए छोटे छोटे वो भी हमने पढ़ लिए थे। क्या क्या हुआ था? एक तो शाह कमीशन, मंडल कमीशन, और 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये 3 काम हुए इस टाइम पे। तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इंदिरा गांधी इरा 1980 to 84। कुछ याद 80 to 84 में क्या हुआ था? हाँ हाँ, तो क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ पंजाब क्राइसिस एंड द राइज ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। इस पे क्वेश्चन पॉसिबल है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। अभी न्यूज़पेपर खोला, वहाँ पे भी खालिस्तान का था कि खालिस्तान के कुछ सपोर्टर्स ने धर्मशाला में ग्राफिटी बना दिया हुआ है खालिस्तान का या भिंडरावाला का। वहाँ पे एक वर्ल्ड कप का मैच भी होने वाला है, ठीक है। तो हाँ हाँ, वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पे भी मैच होगा और उन्होंने एक ग्राफिटी बना दिया है। ग्राफिटी पता है ना? ग्राफिटी मतलब पोस्टर टाइप पेंट से नहीं बनाते वो, दीवार पे ऐसे ऐसे मार के वो सब, हाँ, तो उसको कहते हैं ग्राफिटी। तो पंजाब क्राइसिस और असम क्राइसिस और कश्मीर तो चलेगा ही साथ में। कश्मीर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर में जो 1990 में हुआ उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं यहाँ से ही हो गया। कौन सा पढ़ें पहले? पंजाब पढ़ते हैं थोड़ा, असम पढ़ेंगे पहले। चलो असम पढ़ते हैं। असम, क्या इश्यूज हैं असम में? क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? यस, रेफ्यूजीज का तो होगा ही। क्या प्रोडक्शन? टाइम जोन? टाइम जोन उनका होता था ना कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे काम करते हैं हाँ उसका तो उस हिसाब से दूसरा जो काम होता है वो तो जहाँ पे जल्दी हो जाता था कि हमें वहाँ पे 1 घंटा लेट मिलता था कुछ। हाँ, वो अलग इशू है, वो टाइम जोन का इशू है कि वहाँ पे सूरज जल्दी उगता है, तो वहाँ पे मान लो सुबह 4 बजे ही काफ़ी वो लाइट हो जाती है, और शाम को 5-6 बजे ही वहाँ पे वो अंधेरा हो जाता है। तो वो एक्चुअली मांग रहे थे डिफरेंट टाइम जोन, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे वो इशू नहीं है, यहाँ पे पहला इशू है इनका डेवलपमेंटल। क्या है डेवलपमेंटल में? वही जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में था। हमने भी अपने नॉर्थ ईस्ट को कुछ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करने का ट्राई नहीं किया, ना ही वहाँ पे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे थे, ठीक है। हमारी मेन कंसंट्रेशन उस टाइम तक कहीं ना कहीं मेन लैंड पे ही थी। फिर तो काफ़ी लेट जाके 1990s में, या फिर आई थिंक हाँ 1990s में हमारी पॉलिसी आई है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने क्या ट्राई किया, हम जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इंडिया के ईस्ट में, फॉर एग्जांपल म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, उनके साथ हम अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। और उनके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास एक ही लैंड लिंक है, वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा, लेकिन इस टाइम तक नॉर्थ ईस्ट थोड़ा निगलेक्टेड रीजन है, ठीक है। आज भी हम क्या करते हैं, आज भी हम उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कोई एक सिंगल ट्राइब है नहीं, है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स हैं वहाँ पे, उनका वो इंटरनली अलग से इशू है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट इशू, ठीक है। डेवलपमेंट इशू में क्या कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे नहीं है। आज भी देखें तो असम के रीजन का फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट बाकी रीजन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर बाकी रीजन्स में जैसे JNK में मैंने आपको बताया कुछ 1.5 हो गया है फर्टिलिटी रेट, लेकिन असम में मुझे लगता है आज भी कुछ 2.5 के आसपास होगा, मे बी इससे ज़्यादा।
और लास्ट जो NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग तो और भी ज़्यादा था। अभी रिसेंट वाले में आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट इससे कम तो बहुत मुश्किल है कि होगा। ठीक है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं। और सबसे मेन कॉज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को छोड़ के भी कल्चर का यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। एक तो आ गया असामीज कल्चर, लेकिन असामीज कल्चर को छोड़ के और भी काफ़ी छोटे छोटे डोमिनेंट कल्चर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, तो वो सभी असामीज कल्चर के अंडर खुद को नहीं देखते, है ना। और ये 1950s में असामीज लोग डिमांड करते हैं कि असामीज़ को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए या फिर एटलीस्ट हमारी स्टेट की लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। तो 1961 में असम को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है स्टेट की, असम की। असम उस टाइम पे बस इतना असम नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही असम है। 1950s 60s में कोई भी डिवीज़न नहीं था, सारा असम ही था। उसके बाद धीरे धीरे डिवीज़न होना शुरू हुआ। जब इन्होंने असम को अपनी लैंग्वेज बना लिया, बाकी ट्राइब्स को लगने लगा कि हमारा कल्चर सब्जुगेट हो रहा है, हम तो असामीज है भी नहीं, तो उन्होंने भी डिमांड किया कि अब हमें अलग स्टेट्स चाहिए। तो फिर आपने देखा होगा पॉलिटी में, जब आपने अगर पहले चैप्टर ही पढ़े हैं, वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है 1963 में नागालैंड का एस्टेब्लिशमेंट होता है, नागालैंड बनता है, फिर धीरे धीरे मिज़ोरम, और फिर 1987 में स्टार्क शिफ्ट होता है, ऑलमोस्ट 2-3 स्टेट्स बन जाती हैं, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल हो गया और मिज़ोरम हो गया। ठीक है, इससे पहले भी ये मिज़ोरम और अरुणाचल यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, जब आप पढ़ोगे पॉलिटी में तब क्लियर हो जाएगा ये क्या है। इनडायरेक्टली जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि असामीज लोग अपने कल्चर को एम्फेसाइज करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये लोग भी डिमांड कर रहे थे कि इनके कल्चर की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और जब असम ही डिवाइड हो गया तो जो असामीज लोग थे उनको लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके फेवर में काम नहीं कर रही, उन्होंने तो असम को ही डिवाइड कर दिया, कितने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, एक स्टेट के 7 पार्ट कर दिए, है ना। तो उनको लगा कि सरकार कहीं ना कहीं असामीज कल्चर को डिग्रेड करना चाह रही है या सब्जुगेट करना चाह रही है। तो ये आ गया इनका कल्चरल इशू। थोड़ा और आगे जाएं तो रिफ्यूजी या कल्चर की पहले बात कर लें, तो इंडिपेंडेंस से पहले ही यहाँ पे 2 कल्चर एस्टैब्लिश हो चुके थे, एक तो बंगाली और दूसरा असामीज। और बंगाली कौन है? इंडिपेंडेंस से पहले कहाँ से बंगाली आ गए? ब्रिटिशर्स ने खोले हैं वहाँ पे टी गार्डन्स, ब्रिटिश कर रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट, रोड्स, रेलवेज, है ना। लेबर कहाँ से जाएगी? बंगाल से। तो बंगालीज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश हैं इस टाइम तक वहाँ पे। और बंगालीज लोग, हमने कल भी बात की, एक तो होते हैं लिटरेट और दूसरे एजुकेटेड, है ना। एजुकेटेड लिटरेट तो एक ही हो गया, ठीक है। तो बंगालीज काफ़ी लिटरेट लोग थे और असामीज थोड़े बैकवर्ड थे, है ना। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू बंगालीज, तो ऑलमोस्ट जितनी भी जॉब्स होती थी वो बंगालीज ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं इनमें ऑलरेडी डिसएन्चेंटमेंट था असामीज़ में कि उनके कल्चर को सब्जुगेट कर दिया जा रहा है। और भी अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो आज भी इसी पैटर्न पे उनकी पॉलिटिक्स चलती है कि बंगालीज़ को यहाँ से भगाओ, या बंगालीज़ क्या कर रहे हैं, हमारी असामीज़ की सीट में डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सीट एक है जिसमें 60% पॉपुलेशन बंगाली है और 60% असामी है और 40% बंगाली है, तो कहीं ना कहीं ये इसका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। इस सीट पे रिजर्वेशन नहीं थी, रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं था। इनडायरेक्टली जब आपकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी किसी एरिया में, तो आप वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करोगे, कल्चर को भी चेंज करने का ट्राई करोगे, जानबूझ के नहीं भी करोगे तो भी करोगे ही, है ना। अभी जैसे यहाँ पे है JNK में जो जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं या कल्चरल ग्रुप हैं, तो कहीं ना कहीं वो जितने भी छोटे कल्चरल ग्रुप हैं उनको सब्जुगेट करने का ट्राई करते हैं या उनको डेरोगेटरी फीलिंग से देखते हैं। फॉर एग्जांपल
डोगरा कल्चर है ना, यहाँ पे कोई पहाड़ी आएगा या फिर कोई डोडा भद्रवाह का आएगा तो उनको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो डोगरास खुद में एक दूसरे को देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक कल्चर खुद को सुपीरियर मानता है, और वो सुपीरियर क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है उस रीजन में। अगर आप कश्मीर चले जाओ तो कश्मीरीज बाकी सभी को थर्ड क्लास लोग ही मानते हैं वहाँ पे, है ना। उनको लगता है कि नहीं हम जैसा कोई भी नहीं है। सेम केस जम्मू में भी है, डोगरास को भी यही फीलिंग है, सुपीरियोरिटी, प्राइड, हॉटीनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट कल्चर जो है वो खुद को असर्ट करता है अपने रीजन में, और यहाँ पे असामीज़ खुद को असर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बंगालीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एस्टेब्लिश हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी जम्मू में देखें तो कितने ज़्यादा बिहारीज एस्टेब्लिश हो गए हैं या बाहर के लोग एस्टेब्लिश हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट कल्चर हैं यहाँ के वो उसको रेजिस्ट करते हैं कि इनको एटलीस्ट परमानेंट रेजिस्टेंस ना दो, ठीक है, इनको वो राइट्स ना दो कि ये हमारी डेमोग्राफी चेंज कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नोटिफिकेशन आई थी कि जो पिछले कुछ साल से रह रहे हैं यहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, है ना। तो तब जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कितना ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप मतलब जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे वोटिंग का हक भी छीन रहे हो। इनडायरेक्टली क्या, वोटिंग का हक नहीं छीन रहे लेकिन वोटिंग की पावर कम कर रहे हैं। अगर अभी 10 लोग चुन के एक बंदे को डिसाइड कर रहे हैं, 5 और ऐड हो गए तो फिर इनकी वोटिंग की पावर कम होगी ना। 15 लोग मिल के चूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 5 भी इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन को। तो सेम केस यहाँ पे है कि बंगालीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं असम में, और असामीज़ कहीं ना कहीं खुद को इन रॉन्ग प्लेस फील कर रहे हैं कि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है या हमारी जॉब्स कहीं ना कहीं ये लेके जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट अब आएगा रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज ऐसा नहीं है कि 1971 में जब हमने डिस्कस किया कि कुछ 10 लाख लोग वो इंडिया के बॉर्डर पे थे, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर पे बस यहाँ पे ही नहीं थे, बंगाल वाले एरिया में भी थे, त्रिपुरा वाले एरिया में भी थे, मेघालय वाले एरिया में थे और असम वाले एरिया में भी थे, ठीक है। तो ये पहला टाइम नहीं था जब माइग्रेशन हुई थी। 1950s के बाद ही माइग्रेशन, इवन 47 के बाद ही माइग्रेशन शुरू हो गई है। थोड़ी थोड़ी माइग्रेशन होती जाती थी क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिंदूज़ को सब्जुगेट करने का ट्राई करता था, ठीक है, या फिर और भी जो उनके माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उनको सब्जुगेट करता था। तो फाइनली माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुई और कुछ लोग तो कैटल स्मगलर्स से वो भी यहाँ पे आके बिज़नेस करने लगे क्योंकि उनके पास वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुई है उस टाइम पे। और 71 में तो हमने देखा ऑलरेडी ही कितनी लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुई। तो अब असामीज़ को बिल्कुल इनका कल्चर ख़तरे में है कि अब मान लो अगर इनकी 10 लाख पॉपुलेशन है और ऑलमोस्ट 7 लाख लोग और ऐड हो गए तो फिर ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना वोट करने का। ये लोग भी तो उतना ही डिसाइड करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे इलेक्शन को, समझ रहे हो। तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है कि अब क्या करो, इनको तो पहले बाहर निकालो क्योंकि हमारी पूरी स्टेट की डेमोग्राफी ख़राब कर रहे हैं। तो फाइनली होता क्या है, 1978 इलेक्शन आती है। इलेक्शन में डिसाइड किया जाता है कि अब होगा। सबसे पहले क्या बनता है इलेक्शन में, इलेक्टोरल रोल की वोट कौन करेगा, ठीक है। इलेक्टोरल रोल जब डिसाइड होता है तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दो इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, असम गण परिषद, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस, असम गण परिषद, ये दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है असम की। इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप अगर अभी बनाओगे इलेक्टोरल रोल तो उससे क्या होगा, उससे ये लोग भी सारे इंक्लूड हो जाएंगे जो माइग्रेट होके आए हैं, जिनका राइट ही नहीं है यहाँ पे वोट करने का क्योंकि ये सिटीजन्स नहीं है। और इन्होंने झूठे फेक सर्टिफिकेट्स बना दिए हुए हैं और फिर अब ये खुद को एज ए सिटीजन प्रिटेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी इलेक्शन को करेंगे इम्पैक्ट। तो यू फर्स्ट हैव टू डिपोर्ट देम, आइडेंटिफाई देम एंड देन डिपोर्ट देम, और उसके बाद होगी इलेक्शन, ठीक है। तो मैटर काफ़ी तूल पकड़ लेता है और फिर प्रोटेस्ट वगैरह, स्ट्राइक वगैरह शुरू कर देते हैं ये सब लोग, और कुछ 200-250 लोग बेचारे मर जाते हैं उन प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, और फिर 5-6 साल तक वो प्रेसिडेंट रूल में ही रहती है पूरी स्टेट।
और फिर फाइनली जब राजीव गांधी आते हैं 1985 में, 84 में आते हैं ना राजीव गांधी, तो 85 में फिर असम एकॉर्ड साइन किया जाता है, ठीक है। और फिर असम एकॉर्ड से मैटर थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाता है। तो क्या है असम एकॉर्ड, जो हमने डेट पहले मेंशन की थी 25 जून, मार्च से जून थी, मार्च, यस 25 मार्च 1971। तो अभी असम अकॉर्ड में क्या डिसाइड हुआ है कि जो 1950 से 61 तक आए हैं वो तो हैं हमारे सिटीज़न, उनमें हम कुछ भी नहीं कह रहे उनको, वो सभी सिटीज़न ही रहेंगे। जो 1961 से 66 तक आए हैं उनको 10 साल के बाद आप उनको पहले आइडेंटिफाई करोगे, और जिस दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये फॉरेनर हैं, उसके पूरे 10 साल के बाद इनको सिटीजनशिप मिलेगी। तब तक ये सारे राइट्स ले सकते हैं एक्सेप्ट वोटिंग, वोट नहीं करेंगे, बाकी इनको सारे सिटीजनशिप के राइट मिलेंगे, ठीक है। समझ आया क्या है? जो 1961 से 66 तक इंटर किए हैं उनको 10 साल के बाद सिटीजनशिप मिलेगी, और उसके बाद उनको वोटिंग राइट मिलेगा, उससे पहले उनको सिटीजन के बाकी राइट मिलेंगे। बाकी राइट क्या है सिटीजन्स के? गवर्नमेंट जॉब्स, ताकि वो एटलीस्ट आसपास की इलेक्शन में वो चेंज ना कर पाए। पहले तो एक्सरसाइज होगी ना, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आप उनको डिसाइड करोगे, फिर 10 साल का मोराटोरियम होगा कि 10 साल के बाद इनको सिटीजनशिप मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वुमेन बिल टाइम क्यों रखा? क्योंकि एटलीस्ट अगली इलेक्शन में कोई खास इम्पेक्ट ना पड़े, वुमेन्स को रिजर्वेशन अगली में तो ना देनी पड़े, है ना। उसके बाद 5 साल के बाद क्या होगा तब देख लेंगे, ठीक है। और फिर जो 66 से 25 मार्च 1971 तक आए हैं, इनके साथ भी सेम होगा। एक्चुअली में ये 66 की डेट नहीं है यहाँ पे, बस यही डेट है 61 से 71 की, ठीक है। जो हाँ 61 से 71 तक जो आए हैं वो 10 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन जो इसके बाद आए हैं, इसके पहले जो आए उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी 10 साल के बाद, लेकिन जो इसके बाद आए हैं उनको आप ढूंढोगे और उनको करोगे डिपोर्ट। हाँ, इससे पहले भी जो आए थे वो भी बांग्लादेश से ही थे, लेकिन उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो आए, क्योंकि वो ह्यूज नंबर में है, काफ़ी बड़ा चंक आया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उनको आपको ढूंढ के डिपोर्ट करना है, हाँ वापस भेजना है, ठीक है। हाँ, इंडिया ने अभी तक रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन ही नहीं की, इंडिया थोड़ी मानता रिफ्यूजीज़ को। इंडिया ने अगर रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन करता तो हमारा राइट बनता है कि, तो उनका राइट बनता है कि हम उनकी प्रोटेक्शन करें। इंडिया ने कन्वेंशन साइन ही नहीं की है रिफ्यूजी वाली। होते कहाँ हैं, लेकिन वो है कि हम करेंगे हम इतना राइट रखते हैं कि हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ बताने वाला था, मैं भूल गया। हाँ, तो यही था असम अकॉर्ड, और फिर फाइनली थोड़ी शांति एस्टैब्लिश होती है, और फिर बाकी जो होगा सिक्योरिटी में पढ़ेंगे असम अकॉर्ड में। हाँ, प्रोविजन समझ आया इसके अकॉर्ड के? 1950 से 61 तक सिटीजनशिप, 61 से 71 तक आफ्टर 10 ईयर, हाँ। और जो 71 के बाद आए हैं वो डिपोर्ट। हाँ, उनका कोई वेट नहीं है, उनको भगाना ही भगाना है। हाँ हाँ, वार के बाद जो है उनको, हाँ वो सारे डिपोर्ट करने हैं। लेकिन हाँ, जो मैं बताने वाला था मुझे याद आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
क्या था ये 2019? क्या प्रोविजन था इसमें कि जो हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स नहीं, बस मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सभी जो भी आए हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो मतलब अभी बस जो मुस्लिम्स आए हैं उनको ही डिपोर्ट करना है। मतलब जो बंगाल से मुस्लिम्स आए थे उनको डिपोर्ट कर हाँ, 1971 के बाद जो मुस्लिम्स आए हैं उनको डिपोर्ट करना है, जो हिंदूज आए हैं वो यहीं पे रुकेंगे। साल के बाद वो तब तक वहाँ रहे थे कहाँ पे? राइस पेड़ में, जैसे 2019 में आया ना ये, हाँ, तो 71 के बाद से लेके वो यहीं पे हैं और वो राइट्स करते थे, हाँ राइट्स जॉब्स वगैरह। फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए ना, और नहीं भी बनाया तो भी चल रहा है उनका, यहीं पे चल रहा है। हाँ, तो इंडिया ने अभी डिपोर्ट करेंगे कैसे? डिपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा कौन है या कौन नहीं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनआरसी। मैंने आपको बताया ऑलरेडी असम में हुई थी अंडर सुप्रीम कोर्ट 2018-19 में हुई थी, और उसमें कुछ 40 लाख लोग ऐसे थे जो जिनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे। तो तब कुछ पार्टीज़ ने काफ़ी हंगामा किया कि इसमें वो लोग भी हैं जैसे ट्राइबल लोग हो गए, उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। उस टाइम बनते तो नहीं ना थे ऐसे सर्टिफिकेट, हाँ वही तो। ना आधार कार्ड था। हाँ, आधार कार्ड तो चलता भी नहीं, आधार कार्ड सिटीजनशिप के लिए थोड़ी है। आधार कार्ड है आप रेजिडेंट हो यहाँ पे। हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आधार कार्ड इज़ ए प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप और नॉट। तो आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, रेजिडेंटशिप का प्रूफ है। क्या सिटीजनशिप का प्रूफ आपका वोटर कार्ड हो गया। हाँ पासपोर्ट इसका प्रूफ, हाँ, पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट तभी मिलेगा जब सिटीजनशिप मिलेगी। हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। आपसे कोई नहीं मांग रहा, टेंशन मत लो। पहले लिख लें इसको, उसके बाद पंजाब चलें। हम्म, लिखिए असम क्राइसिस। In 1979, natives of Assam, 1799, हाँ 1979, natives of Assam, हाँ natives of Assam got the information that large number of illegal migrants have been the registered voters in Assam. Full stop. There was a fear of acquiring dominant role in Assam politics. अभी भी यही इशू है वहाँ पे। आज की भी जो वहाँ की पॉलिटिक्स है ना, बंगालीज वर्सेस असामीज ही चलती है। अगर आप असम के जो अभी सीएम हैं, क्या नाम है उनका? शर्मा है कुछ, नाम नहीं मुझे याद आ रहा। पहले कांग्रेस के थे, फिर वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। तो उनका मतलब जब भी उनका अगर 4 भाषण उनके आप देख लो, उनमें 4 में से एक में आ ही जाएगा कि बंगालीज़ को यहाँ से, बंगालीज हमारे कल्चर को इम्पेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप का। तो आज भी वहाँ की डोमिनेंट पॉलिटिक्स में डोमिनेंट यही थॉट है कि हमें असामीज़ कल्चर को बचाना है, और हमें इन्फिल्ट्रेटर्स तो नहीं कहेंगे, जो भी बंगालीज हैं उनको, उनसे हमारी जॉब्स वगैरह को बचाना है। ठीक है। There was a fear of acquiring dominant role in Assam politics, full stop. Hence, the demand was to seal the Assam border. 2. First point, to prevent the influx of migrants
delete their names from voter list. Delete, second point है, delete their names from voter list. Delete their names from voter list. Third point, deport them back to their region until then elections will be postponed. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बट inability of government to react to people's demand, comma, large scale ethnic violence erupted, to which government reopened, to which government responded by imposing president rule. इलेक्शन तो थी इमीडिएट कॉज, बैकग्राउंड कॉज हमने ऑलरेडी देख लिए, क्या थे, कल्चर, पॉलिटिक्स, है ना, और अंडर डेवलपमेंट, रिफ्यूजीज, यस। नेक्स्ट लिखिए, कॉजेज फॉर असम क्राइसिस। फर्स्ट पॉइंट, अंडर डेवलपमेंट। आपको गर्मी नहीं लगती? लग रही है? फिर ठीक है। हाँ, लिखिए इसमें, असामीज हैड अ persistent grievance, that unfair treatment meted out by center, METED, meted out by center in terms of allocation of funds, comma, neglect of overall development, comma, location of industrial enterprises, etc. Industrial enterprises. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिस्टोरिकल फैक्टर। हाँ, हिस्टोरिकल फैक्टर। मेटेड, METED, हाँ, मेटेड आउट, मतलब उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुई। बस वर्ड्स का गेम है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, हिस्टोरिकल फैक्टर। हाँ, सिंस कॉलोनियल पीरियड many Bengalis have settled in Assam
and occupied middle class jobs in both government and private sector. Full stop. Predominance of Bengalis pose a threat pose a threat to Assamese culture. Full stop. Hence there was a feeling of relative deprivation. And in 1961, Assamese was declared as official language of state. Full stop. It resulted in demand for autonomy and separate state by hill tribes. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Assamese felt, हाँ इसमें कोई हेडिंग नहीं है, हाँ पॉइंट है ना, हाँ. Assamese felt that development and consolidation of widest Assamese identity मेरे को ज़्यादा रिलैक्स हो गया, was prevented हाँ, due to central government's decision to separate tribal areas from Assam. नेक्स्ट लिखिए illegal migration. Illegal migration had altered the demographic profile of Assam. डेमोग्राफी का मतलब होता है सोशल कंपोजिशन, वहाँ की किस टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे. किस टाइप के लोग, मतलब आप इसको काफ़ी अलग अलग तरीके से देख सकते हो. फॉर एग्जांपल अर्बन रूरल में डिवाइड चेक कर सकते हो, ठीक है. कल्चर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, रिलीजन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो. समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं डेमोग्राफी के बारे में. फॉर एग्जांपल डेमोग्राफी कैसी चेंज होगी, पहले 80% असामीज थे लेकिन अभी 60% ही रह गए, है ना. तो इनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई. पहले मान लो 80%
हिंदूज से अब 60 रह गए या 70 रह गए, क्योंकि 10 में भी जो आए होंगे वे हिंदूज भी होंगे। चेंज हुआ ना। अब इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है, इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है। सुनते होंगे आप कि इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है। हाँ, हम अगर अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर लें तो हमें हमारा ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि हमारी डेमोग्राफी ऐसी है जिससे ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन या 70% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो अभी वर्किंग एज की है। हमारी ऑलमोस्ट 8 से 9% पॉपुलेशन है जो ओल्ड एज में है। 60 के बाद की पॉपुलेशन हमारी 64 के बाद की ऑलमोस्ट 9% है, ठीक है। और यूथ की पॉपुलेशन भी हमारी कम है, ऑलमोस्ट कुछ मुझे लगता है 15% के आसपास होगी। तो ऑलमोस्ट 60 से 70% पॉपुलेशन हमारी जो है 60% मान के चलिए वो वर्किंग एज की है। तो अगर हम सभी को काम दिला दें तो हम अपनी ग्रोथ और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, आने वाले 10-15 सालों में वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो 60% अब ओल्ड एज में ही जा रहे हैं वो, है ना। आने वाली पॉपुलेशन तो कम है क्योंकि अब हमारा ऑलरेडी फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज में जा रही है ना। तो अभी हमारी मीडियन एज जो है कुछ 30 है, लेकिन यही 10 साल के बाद कुछ 35 या 33 हो जाएगी। इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है कि हम जो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के जनरल केस में वो ये है कि हमारी यूथ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ओल्ड एज हो जाएगी। अगर हमने इसको भी अच्छे से यूज़ नहीं किया तो आने वाले टाइम में वैसे भी हमारी ग्रोथ कम होने ही वाली है। समझ रहे हो। यहाँ डेमोग्राफी का मतलब थोड़ा अलग है, यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है अलग वे से, कि यहाँ पे दूसरे कल्चर के लोग आ रहे हैं, दूसरे रिलीजन के लोग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फियर ऑफ रिडक्शन टू माइनॉरिटी, रिडक्शन टू माइनॉरिटी। हाँ, फेयर ऑफ रिडक्शन टू माइनॉरिटी मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे अगर दूसरा कल्चर इतना ज़्यादा आ गया तो। फेयर ऑफ रिडक्शन टू माइनॉरिटी, कमा subordination of their language and culture, comma loss of control, subordination of their language and culture, comma loss of control over economy and politics, and loss of identity, हाँ, were the main cause of Assam crisis. नेक्स्ट लिखिए असम अकॉर्ड। हाँ, अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड 1985. It was signed between हाँ नहीं मार्च में नहीं हुआ ये, इन्होंने डेट सेट की है कि असम अकॉर्ड में डेट सेट हुई थी, ठीक है। मार्च वाला जो आप कह रहे हो मार्च 25 और 1971 में हो गया इवेंट, ठीक है, क्योंकि उस दिन बांग्लादेश वॉर हुई थी, इसलिए हमने इस डेट को यहाँ पे मेंशन किया है। उस टाइम थोड़ी बोला था ये बनाएंगे, उस टाइम वो अलग से इवेंट चल रहा है। जिस दिन वो हुई थी डेट, जिस दिन वो क्या हुआ था 25 मार्च को बांग्लादेश वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 1985 में जब अकॉर्ड हुआ तब इन्होंने वो डेट सिलेक्ट की कि उसके बाद बहुत ज़्यादा माइग्रेशन आना शुरू हुई है, तो इसलिए हम वो डेट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी आए हैं वो। हाँ, अभी तक इसका असम अकॉर्ड से कोई मतलब नहीं था, असम से, ठीक है। असम अकॉर्ड हुआ क्योंकि उस डेट के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ था माइग्रेंट्स का, तो फिर इन्होंने असम अकॉर्ड में वो डेट फिक्स की। इट वॉज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट।
Next point, it concluded the 6-year agitation launched by ASU, AASU, All Assam Student Union, All Assam Student Union, and All Assam Gano Parishad. गनो, GANO, गन मतलब जिसको कहेंगे आप, हाँ, परिषद, इन 1979. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दोज हु अराइव बिफोर 1st Jan 1961 were provided with citizenship rights, those who came after, second point है, those who came after 1st January 1961 to 25th March 1971 were to be identified first and provided with voting rights only after 10 years from their identification as foreigner. हाँ, third point, those who come after 25th March 1971 were to be identified and deported. चलते हैं अपने दूसरे क्राइसिस पे, जो है पंजाब क्राइसिस. कौन कौन सी मेन पार्टी है अभी पंजाब पॉलिटिक्स में? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी. इसको फ़िलहाल भूल जाते हैं क्योंकि ये 2013-14 के बाद एग्जिस्टेंस में आई है, उस टाइम पे नहीं थी. और शिरोमणि अकाली दल है ना, अकाली दल. इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे पहली कांग्रेस और दूसरी अकाली दल. ठीक है, तो पंजाब में 1984 में क्या हुआ उसके लिए हमें पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा. बैकग्राउंड में चले तो सबसे पहले सिखिज़्म में हैं गुरुद्वारास, है ना, और गुरुद्वारास को हेड करता था 1900 के स्टार्ट में महंत. लेकिन ये एलिगेशन लगती है कि महंत वर टू करप्ट,
तो इनको चेंज करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं कि महंत को चेंज करो और इनकी जगह पे एक इलेक्टेड बॉडी लेके आओ, ठीक है। और वो इलेक्टेड बॉडी जो आती है उसका नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न इंडिया में हमने ये टॉपिक छोड़ दिया था, ठीक है। इसके क्वेश्चन आ भी सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आती है और ये जो लोग थे जो डिमांड कर रहे थे महंत को हटा देना चाहिए, ये ग्रुप बनाते हैं अकाली दल नाम का, ठीक है। तो इनका मेन काज कुछ नहीं था, ये पॉलिटिक्स में इनकी कोई एंट्री नहीं थी। ये बस चाहते थे कि गुरुद्वारास की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हो, ठीक है। एक इलेक्टेड बॉडी गुरुद्वारास को मैनेज करे, क्योंकि ये महंत काफ़ी करप्ट हैं और ये काफ़ी करप्शन कर रहे हैं गुरुद्वारास की मैनेजमेंट में। अब गुरुद्वारास में कितना फंड आता है आपको पता ही है। और कुछ गुरुद्वारास तो ऐसे हैं जो मतलब पूरे साल जहाँ पे लंगर्स वगैरह चलते हैं, और वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड आता है वहाँ पे, है ना। और जहाँ पे फंड है वहाँ पे साइफनिंग भी या करप्शन भी आराम से होता है। तो ये इन पे एलिगेशन लगता है कि महंत काफ़ी करप्ट हैं, इसलिए चेंज कर देना चाहिए। फाइनली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाती है। ये स्टोरी होगी यहीं पे ख़त्म, और ये कुछ 1925 के आसपास का टाइम है। इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब एक अलग राज्य नहीं था, ठीक है। पंजाब और हरियाणा एक ही थे। तो अब अकालीस को अगर रेलिवेंट रहना है तो इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो फाइनली ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। परफॉर्म करेंगे कैसे? इनकी ऑर्गेनाइजेशन बेस ही बस एक मुद्दे पे है, सिखिज़्म। और हरियाणा में मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन है, वो इनको वोट क्यों करेगी, है ना। तो इनकी स्टार्ट में ही डिमांड रहती है कि हमें चाहिए, तारा सिंह इनके लीडर होते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए अलग पंजाब स्टेट। जब तक पंजाब स्टेट नहीं बनेगी, इनको लगता है कि हमारी सरकार आ ही नहीं सकती स्टेट में। तो ये डिमांड करते हैं। लेकिन नेहरू की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती है कि मैं किसी भी कॉमनलिस्ट से बात नहीं करूँगा, फिर चाहे वो सिख हो, मतलब जो भी बस रिलीजन के बेसिस पे डिमांड कर रहा है, तो मैं उसकी डिमांड को नहीं मानूंगा। तो इन्होंने काफ़ी पोर्ट्रे किया कि हमारी बस रिलीजन की डिमांड नहीं, हमारी लिंग्विस्टिक डिमांड भी है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी हुई थी 1956 में, हुई थी ना। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। तो ये डिमांड कर रही है कि हमारी रिलीजियस डिमांड नहीं है, हमारी लिंग्विस्टिक डिमांड है। जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया आप उसको अलग कर दो। तो फाइनली नहीं किया जाता है। उनका आर्गूमेंट रहता है कि पंजाबी हिंदी से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको अलग स्टेट नहीं मिल सकती। लेकिन फाइनली 1966 में जाके इनको अलग स्टेट मिल जाती है, इंदिरा गांधी के टेन्योर में, है ना। एक तो बना दिया जाता है हरियाणा, और एक पंजाब, और हिमाचल में कुछ एरिया इनका चला जाता है, और चंडीगढ़ भी रह जाती है कैपिटल। वो इसलिए रहती है क्योंकि ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि चंडीगढ़ जाएगा किसके पास। पंजाब छोड़ने को तैयार नहीं है, हरियाणा भी छोड़ने को तैयार नहीं है। हरियाणा कुछ डिस्ट्रिक्ट डिमांड करता है, कहता है कुछ डिस्ट्रिक्ट दे दो, ये ले लो। इनको ये भी मंजूर नहीं है। तो फाइनली चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और दोनों की कॉमन कैपिटल डिसाइड कर लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब इनको लगा था अब तो हमारी सरकार आई जाएगी, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहते। फाइनली 1973 में ये इशू करते हैं अनंतपुर रेजोल्यूशन, और काफ़ी एक्सट्रीम डिमांड्स करते हैं कि पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, या फिर जो आसपास की स्टेट्स हैं उनमें भी पंजाबी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। अलग स्टेट तो मिल गई तुम्हें, बना लो अपने में, दूसरी में क्यों एम्फेसाइज करना है ना। उनको चाहिए कि आसपास वाली में भी आप इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। और पंजाब के लिए काफ़ी ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे। तो फाइनली ये डिमांड्स इनकी मैच नहीं की जाती बाय द सेंटर। सेंटर इनकी डिमांड्स ये नहीं मानता, क्योंकि अब
क्या है, अब इनको रेलिवेंट रहना है, ये कुछ भी डिमांड करेंगे जब तक इनको लगेगा कि हम अच्छा फेयर नहीं कर पा रहे इलेक्शन में, ये डिमांड बढ़ाते रहेंगे, है ना, ताकि अपने जो ग्रुप है उसको कंसोलिडेट कर पाएँ। इनका ग्रुप कंसोलिडेट हो क्यों नहीं पा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है? अकालीज मेनली सिख इनका वोट बैंक है ना, और सिख में भी अपर कास्ट। सिख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 58% है पंजाब में, और 38% हिंदूज़ हैं, 2% मुस्लिम्स और 1% क्रिश्चियंस। ठीक है, 1% क्रिश्चियंस भी हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रिलीजियस, आजकल नहीं काफ़ी पहले से ही चल रहा है रिलीजियस कन्वर्जेंस वहाँ पे। तो फाइनली 58% पॉपुलेशन है, लेकिन इस 58% में भी इस 38% को देखें तो ऑलमोस्ट वहाँ की 32% पॉपुलेशन जो है वो एससी है। पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पंजाब में है। ठीक है, और इनके भी ऑलमोस्ट जो 30 और जो 32 में से जो 30% है ना, वो ऑलरेडी सिखिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो अकाली को वोट ही नहीं करते, क्योंकि अकाली का बेस ही बस अपर कास्ट सिख्स हैं, मेनली जो पीजेंट क्लास है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इस 50 में से भी 38% जो है वो दलित्स हैं, कन्वर्ट्स। कौन कौन से कन्वर्ट्स हैं इनमें? मजहबी सिख्स, रामदासिया सिख्स, और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, रविदासिया सिख्स। कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि वो रेलेवेंट क्यों नहीं हो पा रहे, अकालीज रेलेवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बस इसी पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं, है ना। और इसमें भी अगर इसको 30% को निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ 40% ही बच जाती है, मान लो, है ना। और 40% में भी अगर कुछ इनको वोट ना करें, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रांग थी उस टाइम पे भी, तो फिर इनकी सीट्स कैसे आएंगी? आज के टाइम पे कितनी सीट्स हैं इनकी पंजाब असेंबली में? 3, और सेंटर में 2। एक पार्टी जो बस पंजाब में ही सेंटर्ड है और उनकी 117 की असेंबली में इनकी 3 सीट्स हैं, तो फिर क्या ही परफॉर्मेंस है उनकी, है ना। इनडायरेक्टली ये खुद को रेलेवेंट नहीं रख पा रहे और अपनी डिमांड्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम क्या होता है, कांग्रेस थोड़ी वीक हो जाती है। आपने देखा इंदिरा इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस काफ़ी वीक हो जाती है और फिर सेंटर में आ जाते हैं मोरारजी देसाई, और उसी टाइम पे अकालीस ग्रो करने लगते हैं इन पंजाब, तो इनकी सरकार पंजाब में उस टाइम पे आ जाती है। अब कांग्रेस को इनको डिवाइड करना है, इनके वोट बैंक को वापस लेके आना है ना, अगर अपनी सरकार चाहिए तो। उस टाइम पे वहाँ पे एक और मूवमेंट चल रही थी निरंकारी इसके अगेंस्ट। कौन है ये निरंकारीज? ऑलरेडी डिस्कस किया हमने थोड़ा बहुत एक बार पहले, शायद हिस्ट्री की क्लास में। हाँ, तो एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ 1850s के आसपास सिखिज्म किसको मानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को, है ना। तो एक ग्रुप उनसे थोड़ा अलग होने लगा, वो कह रहे हैं कि हम गुरु को ही मानेंगे, जैसे पहले गुरु वाला ट्रेडिशन चल रहा था, हम वैसा ही ट्रेडिशन चलाएंगे। ये ग्रुप बना निरंकारीज। ठीक है, और फाइनली हुआ क्या था, थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएं तो 1900s में इस ग्रुप को लीड कर रहे थे बूटा सिंह, और वो कुछ पोस्ट हेल्ड करते थे सिख का जो भी होता है, इनका डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ पोस्ट वगैरह मिलती हैं, तो ये कुछ पोस्ट होल्ड करते थे और इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो फाइनली ये निरंकारीज एक अलग ग्रुप बना देते हैं। इस टाइम तक बिल्कुल भी रेडिकलाइज नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पोस्ट करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सिखिज्म को डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फाइनली बूटा सिंह जी के बाद
आ जाते हैं अवतार सिंह। ये एक बेकरी ओन करते हैं इन पाकिस्तान पंजाब, और फिर उसके बाद ये आ जाते हैं इंडिया और दिल्ली में रजिस्टर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संत निरंकारी के नाम से। ठीक है, और ये संत निरंकारी इस निरंकारी से अब काफ़ी अलग है। ये ग्रुप एक ग्रुप सिखिज़म में ही है, वो खुद को अलग निरंकारी मानते हैं, और ये जो अभी निरंकारी चल रहा है ये अभी क्या करें, इनका अब सिखिज़म से कहीं ना कहीं आइसोलेट होने का ट्राई क्या करें। अब तो ऑलमोस्ट आइसोलेटेड ही है, एक अलग ही ग्रुप है, क्योंकि ऑलमोस्ट हिंदूज इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद होता क्या है, अवतार सिंह के बाद आते हैं इनके बेटे गुरबचन सिंह, और फाइनली इनके टेन्योर में सारा क्राइसिस शुरू होता है। शुरू क्या होता है, एक साइड जो है ऑर्थोडॉक्स सिख्स है ना, इनमें हो गए निहांग्स। निहांग्स तो पता ही होंगे, वो जो ब्लू कपड़े पहनते हैं है ना। पीछे कुछ एक इंसिडेंट भी हुआ था जब उन्होंने एक किसी पुलिस वाले का हाथ ही काट दिया था। हाँ, तो इनडायरेक्टली वो ऑर्थोडॉक्स सिखिज़म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन पे एलिगेशन लगती है कि ये काफ़ी डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करते हैं सिख्स के लिए। जो अवतार सिंह जी थे, इन्होंने एक अलग से अपना ग्रंथ बना दिया जिसका नाम था अवतार वाणी, और ये जो ऑर्थोडॉक्स सिख हैं ये इसको काफ़ी चैलेंज करते हैं कि हमारा तो एक ही ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, आप कैसे अलग बना सकते हो। और ये भी कहते हैं कि आपने काफ़ी डेरोगेटरी टर्म्स इसमें यूज़ किया है। तो मेन इशू होता है गुरबचन सिंह जी का, ये क्या करते हैं, ये इन पे एलिगेशन लगती है कि आप नाम यूज़ करते हो खुद के लिए बाजां वाला। गुरु गोविंद सिंह जी अपने कंधे पे रखते थे कुछ बाज है ना, तो उनका नाम था बाजा वाला। तो इनको मतलब इन पे ये एलिगेशन लगती है कि आप ये सब ट्राई कर रहे हो गलत गलत, और आप अपने नौकरों के नाम, अपने दासों के नाम हमारे गुरुओं के नाम पे रख रहे हो। तो इनडायरेक्टली रिफ्ट बढ़ रहा है दोनों ग्रुप्स के बीच में, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि ये 1950s के बाद ऐसा स्ट्रांगली ग्रो करते हैं और इतना तेज़ ग्रो करते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी अर्बन क्लास होती है पंजाब में, अर्बन क्लास, लीड क्लास, इवन पॉलिटिकल क्लास, और यहाँ तक इनके लिंक्स से कि मुरारजी देसाई के साथ जाके बैठते थे गुरबचन सिंह जी। ठीक है, अभी सिचुएशन ये है कि अकालीज को लग रहा है कि निरंकारी एक एक्स्ट्रा फोर्स बनाई गई है सिखिज़म को तोड़ने के लिए, ताकि हमारे वोट बैंक को काउंटर किया जा सके। ठीक है, और इनके सपोर्टर्स कौन है, जो ग्राउंड पे हैं वो तो हैं ही, लेकिन हाई ऑफिशियल्स इनको काफ़ी अच्छी अच्छी ग्रांट्स दे रहे हैं, और फाइनली इनकी मूवमेंट काफ़ी प्रॉस्पर कर रही है। 1950 से आने वाले 20-30 साल में ही इन्होंने कुछ 200-250 ब्रांचेस खोल लिए इंडिया में अलग अलग जगह पे, और फॉरेन में भी 20-25 ब्रांचेस खोल ली हैं। ठीक है, उसके बाद अभी क्या होता है, इन पे काफ़ी एलिगेशंस लगती हैं, और एलिगेशन मैंने बताया आपको कि ये नाम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे सिख्स के गुरुओं के नाम अपने नौकरों के लिए रखेंगे, और एक इनमें एक और प्रथा है कुछ अमृत टाइप की, चरण अमृत। ठीक है, तो वो भी वो चैलेंज करते हैं कि हमारा क्या होता है चरण अमृत, उनका भी होता है ना अमृत छकना। हाँ, तो ये कहते हैं कि आपने हमारी प्रैक्टिस चुराई है और आप गलत चीज़ें कर रहे हो, चरण अमृत में क्या आप मेरे पाँव धो के पियोगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, और फाइनली ये एक दिन क्या करते हैं, रैली अनाउंस करते हैं कि हम गोल्डन टेम्पल के आसपास से हम रैली निकालेंगे, बहुत पीसफुल रैली होगी। भिंडरावाला का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो, जरनैल सिंह भिंडरावाला। ठीक है, जो पूरी मूवमेंट का ऑर्केस्ट्रा था, जिसने पूरा ऑर्गेनाइज किया था ये खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो भिंडरावाला अकाल तख्त से अनाउंस कर देते हैं कि अकाल तख्त पता है ना, गोल्डन टेम्पल, वहाँ से अनाउंस करते हैं कि इनकी रैली यहाँ से नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत वायलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये रैली करते हैं, ये मानते नहीं है और वायलेंस हो जाता है, पुलिस बीच में इंटरफेयर करती है, और कुछ 15-16 सिख मर जाते हैं, 2-3 निरंकारीज मर जाते हैं। इनके एक लीडर होते हैं, वो
जो गुरबचन सिंह है उनको तलवार से उनका सर काटने का ट्राई करते हैं, लेकिन फाइनली पुलिस वाले गोली से उनको मार देते हैं। ठीक है, और फिर उनकी बीवी बनाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हम बाद में डिस्कस करेंगे आईआर में। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या है, मतलब जितना भी अभी चल रहा है ना ये किसका, खालिस्तान का, तो उसके बैकग्राउंड में वो ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है उसका से भी नाम नहीं याद आ रहा उसका, छोड़ो जो भी था बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6 और निरंकारी में, हाँ हाँ ये 6 थे, ये ऑर्थोडॉक्स 6 थे। ये चाहते थे कि सिखिज़्म को बचाया जाए, और ये कहीं ना कहीं सिखिज़्म को इम्पैक्ट कर रहे हैं, सिखों को तोड़ के अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और अकालीज को भी यही लग रहा है कि ये कांग्रेस ने प्लांट किया हुआ है सारा प्रोटेस्ट। बाजावाला मतलब बाजावाला का ये है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो अपने कंधे पे बाज रखते थे और उनको कहा जाता था बाजावाला। तो ये कहीं ना कहीं ये भी खुद को बाजावाला बुलवाते हैं अपने उससे, तो हाँ हाँ इनडायरेक्टली खुद को एज एन इनकारनेशन प्रूव करने का ट्राई हो रहा है, हाँ एज अ गॉड या फिर गॉड की इनकारनेशन जो भी है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका इसमें, एक रुपये की बात याद नहीं रखनी है इसमें, बस स्टोरी है। ठीक है, हाँ स्टोरी है, पासिंग रेफरेंस है, निकलने दो, असली मैटर आ गया है। ठीक है, तो फाइनली ये इवेंट होता है और भिंडरावाला क्या करते हैं, आने वाले 1-2 साल में असैसिनेट कर देते हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गुरबचन सिंह को। हाँ भिंडरावाला मार देते हैं। और इस टाइम पे एलिगेशन क्या लगता है, फाइनली 1977 के बाद इंदिरा गांधी सरकार में नहीं है, उनको पंजाब में रेलेवेंस चाहिए, तो कुछ इंटरनल न्यूज़ ये हैं कि उनके सुपुत्र संजय गांधी जो पहले भी इशू में थे, कौन सा इशू था, मास स्टरलाइजेशन है ना, और स्लम इवैक्यूएशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, पंजाब में वो भिंडरावाला के साथ मिलते हैं और ट्राई करते हैं कि अकाली को रोका जाए। ठीक है, अकाली को रोका कैसे जाए, मतलब इनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस कम की जाए। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होती हैं इलेक्शन, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इलेक्शन से सिलेक्ट होंगे, इलेक्शन में भिंडरावाला अपने लोग खड़े कर देता है और सपोर्ट करती है कांग्रेस। ठीक है, इनडायरेक्टली अकाली दल अब क्या कह रहा है कि भिंडरावाला को प्लांट किया है कांग्रेस ने ताकि अकालीज को काउंटर किया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी को खुद ही नहीं पता उन्होंने किसको प्लांट कर दिया। हाँ भिंडरावाला को, उनको लगा कि हमारे लिए काम करेगा, अकालीज को रोकेगा, और उसने जो किया फिर वो इंदिरा के ख़त्म होने का ही रीज़न बना। तो ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा ने 2 शैतान तैयार किए थे और दोनों उन्हीं के अगेंस्ट काम किए, एक तो भिंडरावाला और दूसरा प्रभाकरण। प्रभाकरण का केस किस में है, श्रीलंका में। हाँ अकाली दल वाले 6 थे, ऑर्थोडॉक्स 6। हाँ हाँ नहीं वो थोड़ी थे निरंकारी, हाँ ये वाले निरंकारी थे। हाँ भिंडरावाला, अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ अकाली दल पार्टी है जो रूलिंग है। ठीक है, उनको फील हो रहा है कि कांग्रेस ने निरंकारी मूवमेंट को प्रोपोगेट किया, फंडिंग मिली है इसको काफ़ी ऊपर से, तभी ये इतने अच्छे से काम कर पा रही है और हमारा वोट बेस को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, उनको ये फील हो रहा है। ठीक है, और भिंडरावाला को भी यही लग रहा है, लेकिन बाद में क्या सिचुएशन है, बाद में सिचुएशन ये है कि अकाली दल को लग रहा है भिंडरावाला को भी कांग्रेस ने ही प्लांट किया है, क्योंकि अब भिंडरावाला क्या कर रहे हैं 1980s के बाद, वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं अपने लोगों को, खुद नहीं इलेक्शन लड़ रहे, इलेक्शन लड़वा रहे हैं और फाइनली सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। तो फाइनली ऐसा होता है कुछ इलेक्शंस में भिंडरावाले के सपोर्टर थोड़े अच्छे परफॉर्म करने लगते हैं, और वहीं पे ये निरंकारी वाला इशू बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हो जाता है, स्टेट में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे भिंडरावाला इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं
कि अब वो किसी को भी असैसिनेट कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रॉब्लम क्या थी विंड्रा वालों को, कुछ ऑफिसर मतलब उनको ऐसा, मैं गूगल में मैं सर्च कर रहा था तो वहाँ पे था कि कुछ ऑफिशियल्स थे जो निरंकारी ग्रुप के फॉलोअर थे, वो विंड्रा वालों को के काम रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में जाएंगे उनका काम ही नहीं होगा। ठीक है, मैंने बताया आपको इनके काफ़ी हाई ऑफिशियल्स इनके फॉलोअर थे। ठीक है, तो उनको तभी इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे ऑफिशियल्स को टारगेट करने लगते हैं। एक स्टेज तो ऐसी आती है कि पंजाब के डीजीपी को मार देते हैं, और वो भी बिल्कुल गुरुद्वारा के बाहर। और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही कि उनकी डेड बॉडी जाके कलेक्ट करे वहाँ से। इतना खौफ पैदा कर दिया था उन्होंने। और खौफ पैदा करने का रीज़न क्या और पॉसिबल कैसे हुए, क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में है। एग्रीकल्चर तो है लेकिन जॉब्स नहीं है। ठीक है, 1960s के बाद वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई है, तो लोगों में अवेयरनेस भी आई है, एजुकेशन भी अच्छी हो गई है, लेकिन जॉब्स नहीं है। और ये एक ऐसा इशू उठा के लेके आए हैं जो जनता में काफ़ी पॉपुलर है। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भिंडरावाला है एज ए मिलिटेंट, लेकिन आज भी अकाल तख्त में जो पोस्टर वगैरह हैं, या अकाल तख्त वाले इनको एज अ नेशनलिस्ट मानते हैं, या मतलब सिख मूवमेंट के हीरो मानते हैं। अभी भी कई बार क्या होता है आप देखना, ये पोस्टर लगा दिए जाते हैं गुरुद्वारा के बाहर कभी कभी। अभी तो बहुत कम है ये चीज़, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा थी। तो फाइनली क्या होता है, वो अपना बेस बना लेते हैं अकाल तख्त को ही, अपना पूरा बेस ही शिफ्ट कर देते हैं मंदिर के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर ही शिफ्ट हो जाते हैं कि कोई मेरे पे अटैक ना कर पाए। लेकिन इंदिरा गांधी फाइनली परेशान होके ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती हैं और असैसिनेट कर देती हैं। और असैसिनेट करने के बाद फाइनली उनको असैसिनेट कर दिया जाता है बाई देयर बॉडी गार्ड्स जो सिख्स थे। और उसके बाद फिर जो होलोकॉस्ट स्टार्ट होता है पंजाब में हिंदूज़ का, और फिर दिल्ली में सिख्स का, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और फाइनली राजीव गांधी साइन करते हैं अकॉर्ड लोंगोवाला के साथ। लोंगोवाला लीडर थे अकाली के उस टाइम पे। ठीक है, लोंगोवाला के साथ अकॉर्ड साइन करते हैं, लेकिन अकॉर्ड भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि उनको भी मार दिया जाता है, लोंगोवाला को भी। ठीक है, उनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है। तो फाइनली आने वाले 4-5 साल तक बहुत ज़्यादा वायलेंस रहता है, और फिर 1991-92 में जाके थोड़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लगती है। तो ये 20 साल तो लास्ट साल काफ़ी अच्छे निकले, 1990 से ऑलमोस्ट 20-30 साल 2020 तक। अभी फिर से मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा फिर से पेस पकड़ रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कनाडा में, कनाडा के पीएम जो हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने असैसिनेट किया है वहाँ निज्जर सिंह को, एक खालिस्तानी। सुना ना? हाँ, तो ये जो करंट का है ये डिस्कस करेंगे आईआर में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं अब खालिस्तान मूवमेंट पे पढ़ने के लिए। पेपर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बैकग्राउंड बनाने के लिए ना थोड़ा आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पेपर में अगर आपको पूछेंगे आपके पास 4 पॉइंट होंगे लिखने के लिए, उतना बहुत है। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड से क्या होता है, एक स्टोरी क्लियर हो जाती है कि इतना इशू क्रिएट हुआ क्यों। हाँ, अगर आप हाँ बैकग्राउंड में एक्चुअली वो पूछेंगे ना क्वेश्चन क्या है, मेन तो वही कंटेंट लिखना है, लेकिन बैकग्राउंड की आप 4-5 लाइनें यूज़ कर सकते हो ताकि उनको थोड़ा, ज़रूरी नहीं है, और डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पंजाब क्राइसिस। और अभी दोबारा पंजाब क्राइसिस काफ़ी तूल पकड़ रहा है। अभी दिल्ली में भी हमने देखा मेट्रो स्टेशन पे भी वो ग्रेफिटी, अभी ये ग्रेफिटी वाली मूवमेंट चलाई है इन्होंने। दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन पे भी ग्रेफिटी बना दिया था, और अभी आज धर्मशाला में बनाया हुआ है। तो ये अभी मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी न्यूज़ आई जाती है। ठीक है, लिखिए। पंजाब क्राइसिस बैकग्राउंड। Since the Gurudwaras were governed by
since the gurudwaras were governed by corrupt mahants, full stop, sorry, comma, some youth, some young Sikhs started the movement against corrupt mahants started the movement against corrupt mahants known as Akalis, who wanted the gurudwaras to be governed democratically by a body known as Shiromani Gurudwara Porbandhak Committee. Committee. शिरोमणि गुरुद्वारा पोरबंदक कमेटी. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस Akalis asserted that religion and politics could not be separated as both are essential to Sikhism. Full stop. So in 1953, Master Tara Singh demanded a separate state नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, सेंट्रल लीडरशिप डिनाइड द डिमांड as it was believed that it was a political demand which will hurt the secular fabric of the nation. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन rejected the demand of separate state since there is not much difference between Hindi and Punjabi. Between Hindi and Punjabi, full stop. However,
In 1966, Punjab was created due to two major developments. Punjab was created due to two major developments. First point, Sant Fateh Singh gave the assurance that the demand is not linguistic, that the demand is linguistic and not religious. And not religious. Second point, Hindi speaking groups also demand a separate state. बस पंजाबियों को नहीं चाहिए, अब हिंदी वालों को भी चाहिए अलग से हरियाणा. Also demand a separate state. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पोस्ट क्रिएशन ऑफ पंजाब. ये 2 पॉइंट खत्म हो गए. नेक्स्ट पैराग्राफ, पोस्ट क्रिएशन ऑफ पंजाब Akali still could not came to Akali Dal still could not came to power. And to sustain them, they start communalizing the content of their politics. Communalizing the content of their politics. Full stop. In 1981, Sant Longowal, LONGOWAL, Sant Longowal submitted 45 demands as stated under Anandpur Sahib resolution and religion was used as a mobilizing tool. And religion was used as a mobilizing tool. नेक्स्ट लिखिए, emergence of भिंडरावाला as a tool. Emergence of भिंडरावाला. Initially, he was used by Congress to undermine Akalis full stop. However, later he started a terrorist campaign and start demanding Khalistan एक मूवी है पंजाबी, देखिए आपने, पंजाब 1984, दलजीत दोसांझ.
हाँ, समझ नहीं आती? 1980 हुआ है। हाँ, हिंदी वर्जन भी आ गया होगा मुझे लगता है उसका। वैसे काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है ये सब ना। हाँ, दो उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव से किया, वो बस एक ही दलजीत दोसांझ की स्टोरी दिखाई हुई है जो उसमें करेक्टर उन्होंने प्ले किया, बट स्टिल काफ़ी कुछ पता चल जाता है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? स्टार डिमांडिंग खालिस्तान, फुल स्टॉप। ही गेव ए कॉल फॉर सेपरेशन and armed struggle against Indian state. हाँ, armed struggle against Indian state. Next point, he was fighting for political and ideological hegemony, political and ideological hegemony, HEGE, HEGEMENMONY. हेजीमनी मतलब टोटल कंट्रोल करना, उनको सुपीरियोरिटी अपनी एस्टैब्लिश करना। हेजीमनी ओवर द पीपल ऑफ पंजाब, ओवर द पीपल ऑफ पंजाब। नेक्स्ट लिखिए, फाइनली ऑन 3 जून 1984, हाँ, फाइनली on 3 June 1984, Operation Blue Star was launched. Operation Blue Star was launched, which created ground for assassination of Indira Gandhi, which created ground for assassination of Indira Gandhi on 31st October 1984. 84. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, पंजाब अकॉर्ड was signed, accord was signed between Sant Longowal, हाँ, संत लोंगोवाल and राजीव गांधी, राजीव गांधी, संत लोंगोवाल, LONGOWAL। and Rajiv Gandhi, full stop. However, it failed to be implemented as Longowal was assassinated by the associates of Bhindranwala, associates of Bhindranwala। नेक्स्ट लिखिए, however, instances of militancy continued, and 1988 Operation Black Thunder, 88 Operation Black Thunder was launched. Black Thunder, हाँ, was launched।
लास्ट लाइन लिखिए, फाइनली by 1993 militancy in Punjab was subdued SUBDUED, बस ख़त्म। फिर पंजाब में नया क्राइसिस आया, मिलिटेंसी ख़त्म हुई तो ड्रग मिनेंस, ठीक है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो जब आएगा तब पढ़ेंगे 1990s में। अभी तो काफ़ी नए नए तरीके ढूंढ लिए उन्होंने ड्रग्स भेजने के, ड्रोन से आते हैं अब तो। हाँ, ड्रोन से गन्स आती हैं, ड्रोन से ड्रग्स आते हैं। उस एरिया में इतना ग्रो होता है ड्रग। हाँ, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और ईरान में ड्रग ट्रायंगल कहा जाता है उसको। ड्रग ट्रायंगल नहीं, सॉरी, ड्रग क्रीसेंट कहते हैं उसको, ट्रायंगल दूसरे वाले एरिया को कहते हैं। अभी हम करेंगे, हाँ, कश्मीर में तो चलता ही रहता है ना। हाँ, ये ड्रग ट्रायंगल नहीं, ड्रग क्रीसेंट है, ऐसी होती है ना क्रीसेंट की शेप। सो ऑलमोस्ट ये पंजाब, पाकिस्तान वाला एरिया, अफ़गानिस्तान वाला एरिया और ईरान वाला एरिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग ग्रो होता है। और फिर वो पहुँचता कैसे, वो पूरे कार्टल्स बने होते हैं इनके, ऑर्गेनाइज चैनल, ठीक है, उनको पता है कैसे पहुँचाना है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपके पास पहुँचने में भी बहुत मुश्किल होगी, आप बस ख़रीदने वाले होने चाहिए। हाँ, यहाँ जम्मू में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है चीज़ें। हाँ, खाली कैनिबस नहीं, और भी बहुत चीज़ें आती है इसमें। कैनिबस तो बिल्कुल ही कॉमन है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पी। हाँ, मतलब बस कैनिबस नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें आती है इसमें। हाँ, अच्छा। कैसी होती है? नहीं, मतलब उसमें आप बनाते हो? अच्छा, तो वहाँ पे ग्रो होती है क्या आपके एरिया में? अच्छा, सही है। आपके पास स्टोरी तो सुनाएंगे, आपने चाय पी हुई है, हाँ, कैनबिस की। नहीं, कैनबिस तो वो दूसरा होता है ना। अच्छा, हाँ, एक तो वो होता है ना, वो नेचुरली ग्रो होता है बहुत ज़्यादा, इसको भांग कहते हैं। हाँ, उसका कौन सा फ्लावर होता है? उसमें तो कोई फ्लावर नहीं होता। वो मेनली वो ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ होती हैं उसकी। हाँ, हाँ, नहीं, वो ये जो प्रोसेस होता है, ये मेनली जो होता है, ये लोकल लोग जो खरीदते नहीं वो यूज़ करते हैं, बाकी कहाँ पे? अच्छा। वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी है। हाँ, होनी भी चाहिए। हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रग मिनांस बहुत ज़्यादा, और इवन अगर हम आज भी किसी मतलब जम्मू जैसे एरिया में भी अगर कोई कंज्यूम करना चाहता है तो वो फ्रीली कर सकता है, तो कोई इतना ज़्यादा। हाँ, पैसे तो होने ही चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, बिना पैसों के तो कैसे ही करोगे। पता नहीं, अब कुछ ऐसे लोग भी करते हैं जिनके पास बहुत सारा नहीं भी होता। हाँ, एक्चुअल में वो फिर कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस करते होंगे, मे बी चोरी चकारी वगैरह।
हाँ ऐसा भी हो सकता है, जो आगे बेचते होंगे उनको कुछ रिसे हाँ छोड़ो, हमारा इशू कश्मीर है अभी फ़िलहाल। हमने देखा लास्ट टाइम नाराज़ थे शेख अब्दुल्ला, है ना, लेकिन अभी इंदिरा गांधी के टेन्योर में आके वो मान जाते हैं, तो फाइनली उनकी अच्छी सेटिंग होने लगती है। लेकिन उनके साथ उन पे ये एलिगेशन लगती है कि उनकी लास्ट टर्म जो है ऑलमोस्ट 75 के बाद वो फिर से आ जाते हैं। तो उनकी जो लास्ट टर्म जो है 75 नहीं, आई थिंक 65 से ही आ जाता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 1975-78 के बाद वो वहाबिज़म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होने देते हैं कश्मीर में। वहाबिज़म क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्जिद ग्रो होंगी, और इसी टैनर पे कुछ शिया मस्जिद्स भी वहाँ पे ग्रो होती हैं। तो इनडायरेक्टली ये इरा ही क्या है? फंडामेंटलिज्म का। इसी टाइम पे 1980s में आपने देखा होगा ईरानियन रेवोल्यूशन, अभी थोड़े ही शायद 1 साल पहले ईरान में फिर से रेवोल्यूशन हुई थी। क्या रीज़न था? हिजाब वाले इशू पे, कि एक फ़ीमेल को हिजाब हाँ, तो वो प्रोटेस्ट कर रही थी इसके लिए, तो उसको मार दिया गया और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। तो हुआ क्या था, 1980s से पहले वहाँ पे ये सब कॉमन था, लोग बिल्कुल नॉर्मली रहते थे। लेकिन 1980s में वहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशन आती है, जिससे एक क्लैरिक के पास चली जाती है सरकार। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। कहाँ पे? अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज हैं। ईरान की बात चल रही है, ईरान में डायरेक्टली एग्जीक्यूशन नहीं होगी मुझे लगता है, जहाँ तक लॉ होंगे, लेकिन वो लॉ भी वैसे ही होंगे कि पनिशमेंट बहुत सीवियर होगी। ठीक है, तो ईरानियन रेवोल्यूशन से क्या होता है कि वहाँ पे जो उनके रिलीजियस लीडर हैं वही उनके कंट्री के भी लीडर बन जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अभी क्या हो, वहाँ पे बिल्कुल रिलीजन ही रिलीजन फैला हुआ है। आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको हर चीज़ में ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा टेन्योर ही वैसा था, और कश्मीर में भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि मस्जिद बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी, जो क्लैरिक्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। और इसी बीच 1982 में डेथ हो जाती है शेख अब्दुल्ला की, और फिर फाइनली 82 में शेख अब्दुल्ला की जगह आते हैं फारूक अब्दुल्ला, है ना। लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जितने शेख अब्दुल्ला थे, और फाइनली ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, और इनकी इंटरनल पार्टी में ही क्राइसिस हो जाता है। इन्हीं के गुलाम मोहम्मद शाह इन्हीं की पार्टी के कू कर देते हैं, और वो बन जाते हैं सीएम। फारूक अब्दुल्ला हो जाते हैं साइड लाइन। ठीक है, इन्हीं के इनके सिस्टर के हस्बैंड होते हैं, क्या कहेंगे उनको, बहनोई। हाँ, तो इन्हीं के बहनोई होते हैं, और इन्हीं को साइड लाइन कर देते हैं और बना देते हैं अपनी सरकार। और बंदा थोड़ा अजीब है ये, जम्मू में आता है और पॉलिटिकल रैली में अनाउंस करता है कि मुझे सेक्रेटरीट के साथ में मंदिर है, इसके साथ में मुझे एक शाह मस्जिद बनानी है ना। मंदिर सेक्रेटरीट के साथ में क्या नाम है उसका? सेक्रेटरीट के अंदर भी है? अच्छा, एक बाहर भी तो है बहुत बड़ा मंदिर, बैक साइड पे, परेड वाली साइड पे, ये सेक्रेटरीट है ना। हाँ हाँ, अच्छा, जो भी है, उसको किसी मंदिर के साथ में अपनी शाह मस्जिद बनानी थी। शाह मस्जिद क्यों? क्योंकि उसका नाम शाह था। तो जिस हाँ, अच्छा, हाँ, हम्म, अच्छा, सही है, अच्छा, सब एक ही जगह आना पड़ेगा सबको। हाँ, तो फाइनली होता क्या है इस मैटर में
प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और कश्मीरी पंडित्स भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं इन कश्मीर। माइनॉरिटी में है वो, वहाँ काफ़ी कम पॉपुलेशन है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उस टाइम पे एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन JKLF, वो 1990s में होगा। हाँ, बस उसी के लिए प्रॉप अप हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, कि वो इशू बना क्यों। 1982 के बाद थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम हो गई, JKLF राइज हो गई। एक्चुअल में क्या थी, JKLF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, और उनका ये मुद्दा था कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है या हमें पहले प्लेबिसाइड करवाना है कश्मीर में और फिर डिसाइड होगा कैसे आगे काम होगा, ठीक है। तो JKLF वो बना देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी इनडायरेक्टली क्या है, वो जो JKLF है आज़ाद कश्मीर वाली, उसकी प्रकार पाकिस्तान की सरकार के साथ लिंकिंग है और वो उसको गाइड कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे कैसे मूवमेंट को प्रोपगेट करना है, ठीक है। फंडिंग आ रही है काफ़ी दूर दूर से और पैसा पहुँच रहा है कश्मीर में। JKLF भी अपना काम कर रही है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी अलग अलग साथ साथ में चल रहा है। और फाइनली क्या हो रहा है कि कश्मीरी स्ट्राइक कर रहे हैं कि आपने वो जो भाषण दिया वो काफ़ी गलत था, तो वहाँ पे असैसिनेशंस शुरू हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी कश्मीरीज़ की, और फाइनली आर्मी आ जाती है रोड पे, ठीक है। और उसी के बीच में 1987 इलेक्शन भी आ जाती हैं। 1987 इलेक्शन में JKLF क्लेम करती है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सेंटर का इंटरफेरेंस से फारूक अब्दुल्ला बन जाते हैं CM और फिर सारा पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है शुरू। JKLF कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाती है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनके हेड अभी जो हैं वो या तो मिलिटेंट्स हैं या तो पाकिस्तान में हैं। हाँ, लश्कर-ए-तैयबा नहीं है अलग है। कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये राजीव गांधी इरा में आता है ना, तो मैं जस्ट पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, कल के लिए थोड़ा ग्राउंड बना रहा हूँ कि कल एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। तो JKLF है, JKLF फाइनली 1987 में इलेक्शन जीत रही होती है। मतलब ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि सेंटर ने उस टाइम पे इलेक्शन में काफ़ी धांधली की और फारूक अब्दुल्ला को CM बना दिया, तो जिससे ये लोग काफ़ी खफा होते हैं। और फाइनली 1990s में जो हुआ वो फिर सबको पता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या, ये स्टार्ट हुआ इंदिरा के टाइम में, लेकिन इशू है ये राजीव के टाइम का, ठीक है। और राजीव से भी फिर पास ऑन होके, राजीव भी तो 89 में चले गए थे, उसके बाद फिर VP सिंह आए, है ना, और फिर VP सिंह और फिर उसके बाद नरसिम्हा। एक्चुअल में ये जो 90s में हुआ है वो VP सिंह के टाइम पे हुआ है, ठीक है, जो एक्सॉडस हुआ है कश्मीरीज़ का, वो तो कल पढ़ेंगे।